जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल डीप लर्निंग प्लेटफॉर्म में। मैं कौशिक तिवारी आज फिर एक नए सेशन, एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने आया हूं। आज इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि पॉलिटी का जो सेकंड पार्ट है उसको लेकर आए हैं और उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस सीरीज में, ठीक है। तो पॉलिटी की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं अपने सेकेंड सीरीज में। आज हम क्वेश्चन को देखते हैं, समय को न लेते हुए। तो पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है आपका विधान पहला प्रश्न है, विधानसभा सदस्य निर्वाचित होने के लिए कितनी न्यूनतम आयु होनी चाहिए? यानी कि विधानसभा का मतलब होता है लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। किसी भी स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली में किसी को निर्वाचन के लिए, मतलब किसी को इलेक्शन लड़ने के लिए कितनी मिनिमम आयु रखी गई है? तो जो मिनिमम एज है आपका रखा गया है ऑप्शन ए 25 ईयर, ठीक है। ऑप्शन ए 25 ईयर का मिनिमम एज को रखा गया है, ठीक है। अगर आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, विधान परिषद का विघटन मतलब कब वो डिसॉल्व हो जाता है, कब वो समाप्त हो जाता है? तो विधान परिषद का विघटन कितने वर्षों पर होता है? तो विधानसभा किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? तो विधानसभा के विघटन की बात कर रहे हैं। तो विधानसभा इसको हम लोग लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल का विघटन कभी नहीं होता, यानी कि कभी डिसॉल्व नहीं होता। जिस तरह राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होता, उसी तरह ये भी कभी डिसॉल्व नहीं होता, ठीक है। इसके जो मेंबर है प्रत्येक 2 साल में, प्रत्येक 2 साल पर क्या होते हैं, नए मेंबर आते हैं। 1/3 जो मेंबर है वो नए मेंबर आते हैं प्रत्येक 2 साल में। तो एवरी 2 ईयर में 2/3 ऑफ द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल वेर रिटायर एंड द न्यू मेंबर वेर कम, ठीक है, आते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है वो क्या है, वर्तमान में कितने राज्यों में विधानसभा परिषद अस्तित्व में है? अस्तित्व का मतलब हो गया कि हाउ मेनी द स्टेट वर द लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो यहाँ पर कितने राज्य हैं? तो 7 राज्य हैं जहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न क्या है, संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? संरक्षक मतलब कौन उसको बचाता है, कौन उसको प्रोटेक्ट करता है, और व्याख्या का मतलब कौन इसको इंटरप्रेट करता है। तो हु इज द इंटरप्रेटर एंड द प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो भारतीय संविधान के प्रोटेक्टर और कौन है? तो आपका कौन है ये प्रोटेक्टर, और उसको व्याख्या कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करता है और उसका प्रोटेक्शन करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसके मामले में उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट व उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट दोनों की आधिकारिकता में आते हैं? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मूल अधिकार जिसको फंडामेंटल राइट कहा गया है, वो किसके अंदर आता है? उच्च न्यायालय, यानी हाई कोर्ट में भी डायरेक्ट अपील कर सकते हैं अगर आपका फंडामेंटल राइट का एबोलिशन हुआ है, अगर आपका फंडामेंटल राइट छीना गया है, या आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं अपने फंडामेंटल राइट के मामले में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो मूल ढांचे का जो सिद्धांत है किस केस में प्रतिपादित किया था? मतलब किस केस, यानी वाद मतलब केस होता है, तो किस केस के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट है वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताता है। तो केशवानंद भारती केस आपका जो हुआ था, ठीक है। केशवानंद भारती केस एक केरला के एक जो आपका मठ के जो अधिकारी थे वो केस करते हैं, और ये केस के अंदर जो जजमेंट आता है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट जो है बताता है कि आपका जो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीशों का प्रावधान किया गया है? तो मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त जो है वो कितने आपके अन्य हो सकते हैं? तो कितने आपके अन्य हो सकते हैं? तो यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश के अन्य आपका 30 हो सकते हैं। तो मुख्य न्यायाधीश अगर एक है तो आपका 30 और न्यायालय या न्यायाधीश जिसको जज कहते हैं वो हो सकते हैं। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। आगे बात करते हैं 8वां नंबर प्रश्न। भारत में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश की प्रणाली से प्रेरित है? तदर्थ यानी कि आज जो चलता आ रहा है जो न्यायाधीश यानी जज का जो अपॉइंटमेंट होता है वो
किस बेसिस पर आपका किया गया है। तो किस बेसिस पर होता है, अगर बात करें तो आपका, अगर बात करें तो किस बेसिस पे होता है, फ्रांस के इसका बेसिस पे इसको किया जाता है। ठीक है, इसको फ्रांस के बेसिस पे इसको किया जाता है। अगर आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो उच्चतम न्यायालय, ठीक है, जिसको हम लोग सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहते हैं, कि न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। तो न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो न्यायाधीशों की इसकी नियुक्ति करता है आपका राष्ट्रपति, इनकी न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। ठीक है, न्यायाधीशों इनकी नियुक्ति करता है। जो जो न्यायाधीश होते हैं, जो जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट की, उनको कौन अपॉइंट करता है, तो उनको प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट करता है। मैंने एक अपने वीडियो में बताया था कि मुख्य न्यायाधीश हो गया, गवर्नर हो गया, राष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री, उनको नियुक्त कौन करता है, वो त्याग पत्र किससे देते हैं। उसका जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स प्लस इसके आई बटन में दी हुई है, वहाँ से जाकर आप इन चीज़ों को देख सकते हैं और याद कर सकते हैं, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद खाली हो, जब राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट और उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट दोनों नहीं हो, पद खाली हो, तो भारत के राष्ट्रपति पद पर कौन होता है। तो भारत के राष्ट्रपति पद पर भी कौन हो जाएगा, जब दोनों एब्सेंट रहेंगे तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश रहेंगे या जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे, वही भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद संभालेंगे। ठीक है, जब ये दोनों एब्सेंट रहेंगे। ठीक है, अभी ऐसा होता नहीं है, बस ऐसा ही प्रावधान रखा गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष तक उच्च न्यायालय में यानी कि हाई कोर्ट में एडवोकेट होना चाहिए। तो कम से कम कितने वर्ष उसको एडवोकेट करना होगा उच्च न्यायालय में, 10 वर्ष वह एडवोकेट जब कर लेगा किसी भी उच्च न्यायालय में यानी कि हाई कोर्ट में, तब वो मुख्य न्यायाधीश के लिए यानी कि जज बनने के लिए कहाँ, सर्वोच्च न्यायालय में यानी कि सुप्रीम कोर्ट में एलिजिबल हो जाता है। तो ये एक एलिजिबल क्राइटेरिया से आपका प्रश्न था कि आप कोई भी जो एडवोकेट हो कितने वर्षों के एडवोकेट करने के बाद वो न्यायाधीश बनने के लिए एलिजिबल होता है यहाँ से। ठीक है, तो 10 वर्षों का जब एडवोकेटी करता है वो कहाँ पे, हाई कोर्ट में, तब वो सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में बनने के लिए तैयार हो जाता है, वो एलिजिबल हो जाता है, उसके पास पात्रता हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आशा कर रहे हैं आपका सेशन अच्छा लग रहा होगा। अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो सेशन को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन जो है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन कराता है। तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन कराता है, इस प्रश्न के ऊपर क्या उत्तर हो जाएगा। तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की कौन कराता है, राष्ट्रपति ही कराता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो आपका जो चीफ जस्टिस ऑफ जो स्टेट हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं उसका नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति ही करता है। इसके रिलेटेड भी वीडियो मैंने उसमें बनाया था, तो उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति जो है वो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट में के न्यायाधीशों को शपथ ग्रहण कौन करवाता है। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ ग्रहण कौन करवाता है, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा राज्यपाल। जो उस राज्य की जो राज्यपाल होती हैं वही क्या करती हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का शपथ ग्रहण करवाती है। ठीक है, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का शपथ ग्रहण कौन कराता है, राज्यपाल कराता है। तो गवर्नर ऑफ द स्टेट टुक द अपॉइंट टू द या टुक द ऑथ टू द जज ऑफ द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के जजों का जो ओथ है, जो शपथ है, वो कौन कराता है, राज्य का राज्यपाल कराता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार यानी कि उसका एरिया के अंदर उसका जो डिस्क्रिशनरी पावर है, उसका जो क्षेत्र है, जो क्षेत्राधिकार है, को कम या अधिक करने की शक्ति अधिकार किसके पास है। तो कम और अधिक करने का अधिकार किसके पास है सर, तो कम और ज़्यादा करने का अधिकार आपका संसद के पास यानी पार्लियामेंट के पास है। पार्लियामेंट डिफरेंट कानून के अनुसार उसको संशोधित करती है, उसको बनाती है, अमेंड करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो 15वां क्वेश्चन है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण पर बहस की जा सकती है, उसके बिहेवियर पे। उच्च न्यायालय के जो बिहेवियर हैं, जो न्यायाधीश हैं, जो जज हैं, उनके आचरण पे बहस की जा सकती है। कहाँ पे, तो बहस की जा सकती है कहीं नहीं। उच्च न्यायाधीशों के आचरण पर कहीं बहस नहीं की जा सकती। इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई भी सही नहीं है। ठीक है, उपरोक्त में से कोई भी सही नहीं है, इसका ऑप्शन हो गया डी। अब ये देखते हैं 16वां का।
तो 16 जो है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, सही मिलान नहीं किया गया, सही मिलान नहीं है, आप यहाँ गौर करें, सही मिलान नहीं है, ठीक है। तो कर्नाटक उच्च न्यायालय, कर्नाटक उच्च न्यायालय, ठीक है, बेंगलुरु, ये सही है। मध्य प्रदेश न्यायालय, मध्य प्रदेश का जो न्यायालय है वो आपका भोपाल नहीं है, ये गलत है आपका। और राजस्थान का उच्च न्यायालय जोधपुर सही है, एर्नाकुलम केरला सही है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा गलत, इसका ये आंसर गलत है। आगे बात करते हैं सृजित यानी कि जो नया फॉर्म हुआ है, न्यूली फॉर्म्ड उच्च न्यायालय कौन से हैं, न्यूली फॉर्म न्यायालय यानी कि उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट कौन कौन से हैं, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, देखते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा मेघालय, तो ठीक है, मेघालय तो है, इस ऑप्शन में मेघालय है। असम तो असम से पहले मणिपुर है, मणिपुर त्रिपुरा, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी सही है, मेघालय मणिपुर, मेघालय मणिपुर और त्रिपुरा, इस ऑप्शन सही है। नवसृजित जो आपका हाई कोर्ट है, ठीक है। उस नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो नेक्स्ट प्रश्न है उसकी ओर बढ़ते हैं हम लोग। भारत के महान्यायवादी, भारत के अटॉर्नी जनरल जिसको कहते हैं, महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, तो महान्यायवादी की नियुक्ति करता है कौन, आपका राष्ट्रपति। जो राष्ट्रपति होता है वही आपका अटॉर्नी जनरल को नियुक्त करता है, अपॉइंट करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सुमेलित कीजिए, सुमेलित कीजिए यानी कि बाय द फॉलोइंग, भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग, CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल किस अनुच्छेद के तहत आता है, वित्त आयोग, प्रशासनिक अधिकरण, संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग किस त्रुटि के अंदर आपका आता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं किस त्रुटि के अंदर आपका आता है, ठीक है। तो संघ लोक सेवा आयोग, मैंने बताया था कि जो आपको याद हो पहले मिलाइए। संघ लोक सेवा आयोग 315 अनुच्छेद के द्वारा आता है। तो आपका देख सकते हैं कि 315 के अगर आप देखें तो संघ लोक सेवा आयोग जो आपका है 315 के दौरान आता है। संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC 315 के दौरान आता है। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया, C और D भी गलत, 2 बचे। अब आगे बात करते हैं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक उसके विषय में। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का बात कौन से आर्टिकल के थ्रू आते हैं, तो आते हैं 3रे आर्टिकल के थ्रू, आर्टिकल 148 के थ्रू, तो ये भी सही है। वित्त आयोग, वित्त आयोग कौन से आर्टिकल के थ्रू आता है, तो वित्त आयोग आपका आता है, वित्त आयोग आपका आता है 280 के थ्रू, तो यानी कि ये भी ऑप्शन, ये आपका ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है, ये आपका आंसर सही हो गया। तो आपका ऑप्शन जो आपका ऑप्शन ए है वो सही है, ठीक है। आगे बात करते हैं 20वां प्रश्न जो है, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया, ठीक है, किस संशोधन द्वारा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को स्थापित किया गया, तो वो कौन सा था, 73 अमेंडमेंट 1992 के अंदर इसको दिया गया, ठीक है। नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा किस अनुच्छेद के तहत दिया गया, तो नगर पालिका को 74 अमेंडमेंट 1992 के अंदर इसका दिया गया, ठीक है। आगे बात करते हैं आगे जो प्रश्न है लोक सेवा नहीं है, लोकसभा एवं विधानसभा में चुनावों में मतदाताओं की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा कर दिया गया, तो 61वें संविधान संशोधन द्वारा इस आयु को 21 से घटाकर 18 कर दिया गया, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। अगर आगे बात करें मंत्री परिषद की संख्या, मंत्री परिषद की जो संख्या है का नियंत्रण किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया, मतलब मंत्री परिषद कितने होंगे वो उसकी बात किस संविधान संशोधन में की गई, तो उसकी बात की गई आपकी C91 संशोधन में, यानी कि संविधान का जो 91 अमेंडमेंट हुआ था उसमें इसकी बात की गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 92वां संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में किन किन भाषाओं को शामिल किया गया, तो भारतीय संविधान में कौन से भाषाओं को शामिल कर दिया गया, 92 आपका जो हुआ था 92वां जो आपको 92 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था उसमें कौन कौन से आ गए थे, तो ए मैंने बताया था BDMS, तो BDMS के थ्रू कौन कौन आया था, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया था, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न 25वां प्रश्न, किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान किया गया, यानी कि निःशुल्क का मतलब हो गया यहाँ पर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन ऑफ एज ऑफ 16 to 14 ईयर, किस संविधान संशोधन द्वारा इसको लाया गया, तो किस संविधान संशोधन द्वारा इसको लाया गया,
86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा इसको लाया गया। ठीक है। 26वां है पंथ निरपेक्षता समाजवादी। पंथ निरपेक्षता का मतलब आपका सेकुलरिज्म, समाजवादी यानी सोशलिज्म, अखंडता यानी कि यूनिटी शब्द को किस संविधान संशोधन द्वारा भारत के संविधान में जोड़ा गया? तो किस संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया? तो संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसको संविधान में जोड़ा गया। पंथ निरपेक्षता मतलब सेकुलरिज्म, समाजवादी मतलब सोशलिज्म एंड अखंडता मतलब यूनिटी। ठीक है, इस वर्ड को जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 27वां प्रश्न है संविधान में सहकारिता समिति शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो किस संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया? तो इसको जोड़ा गया आपका 97 यानी कि 97वां जो आपका संविधान संशोधन हुआ था उसके थ्रू उसको जोड़ा गया। किस संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है? किस संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन में बहुत सारी चेंजेज आई थी, जिसके कारण इसको लघु संविधान यानी कि स्मॉल या शॉर्ट कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ठीक है, जो इंदिरा गांधी के टाइम में हुआ था। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 29वां सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया? तो किस संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? तो आपका था 36वां संविधान संशोधन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 30वें प्रश्न के ऊपर। निम्नलिखित में सुमेलिखित कीजिए यानी कि मैच द फॉलोइंग। आपको शेड्यूल बताया गया था, मैंने अपने एक वीडियो में शेड्यूल को पढ़ाया है, वहाँ से शेड्यूल की जानकारी आप ले सकते हैं क्योंकि ये शेड्यूल से प्रश्न है। क्या शेड्यूल से प्रश्न? चतुर्थ अनुसूची किससे जुड़ा हुआ है? तो चतुर्थ अनुसूची जुड़ा हुआ क्या? बंटवारा। किस चीज़ से बंटवारा? तो बंटवारा राज्यसभा के सीटों का। तो पहला का तीसरा। षष्ठ अनुसूची क्या है? छठी अनुसूची क्या है? तो छठी अनुसूची आपकी किस चीज़ से जुड़ी है? छठी अनुसूची आपकी जुड़ी हुई है किस चीज़ से? छठी अनुसूची आपकी जुड़ी हुई है, इसको छोड़ देते हैं। अब आते हैं अष्टम अनुसूची में। अगर आपको याद नहीं है तो छोड़ देते हैं। अष्टम अनुसूची को लेते हैं। तो अष्टम अनुसूची किस चीज़ से जुड़ी हुई है? तो अष्टम अनुसूची आपकी जुड़ी हुई है भाषा से, और नवम जुड़ी हुई है भूमि एवं सुधार से, और जो छठी है वो आपका जुड़ी है जनजातीय क्षेत्र से, ATM स्क्वायर जो बताया था। इस तरह इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इस तरह इसका उत्तर देखिएगा तो क्या होगा? चौथा का क्या हो गया? चौथा का हो गया तीसरा। तो चौथा का पहला का हो गया चौथा, पहला का हो गया तीसरा। तो पहला का तीसरा तो ये गलत हो गया। अगर पहला का तीसरा तो ये गलत, ये गलत, ये गलत, ओनली ये सही। ठीक है, तो इस तरह एक ही उत्तर सही होने पर आपका उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जो आज का 31वां प्रश्न है। भारत के राष्ट्रगान के रचनाकार कौन है? भारत के राष्ट्रगान के रचनाकार कौन है? तो भारत के राष्ट्रगान जिसको हम लोग जन गण मन कहते हैं, जन गण मन के आपका रचनाकार कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रीय गान यानी कि नेशनल एंथम की रचना की थी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर जो आखिरी प्रश्न उसकी तरफ बढ़ते हैं। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने किस उपन्यास से लिया गया? तो आनंद मठ जो आपका उपनिषद है उससे क्या करते हैं? जो बंकिम चंद्र चटर्जी जो हैं वो वंदे मातरम को लेते हैं। ठीक है, ये था हमारा आखिरी क्वेश्चन। आशा कर रहे हैं कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। इसी तरह के सेशन के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।